अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, आप में से 90% बच्चे बिना सोचे समझे जवाब देंगे प्रस्तावना। लेकिन दोस्तों, अगर एग्जाम में ये टिक करके आए ना तो सीधा माइनस मार्किंग घर लेकर जाओगे, क्योंकि जब एग्जामिनर पूछता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का दिल और आत्मा कहा, तो जवाब बदल जाता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी विद पवन पर। तो दोस्तों, आज की क्लास कोई आम क्लास नहीं है। आज हम इतिहास और राजनीति विज्ञान के वो टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं जो एसएससी के इतने पसंदीदा हैं, इतने करीबी वो प्रश्न है कि वो हर दूसरे साल तीसरे साल में वो बहुत छप जाते हैं। आज की क्लास में सिर्फ प्रश्न ही नहीं होंगे, उनके साथ एक उनका उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी मैं बताऊंगा कि अगर वो सवाल आपके एग्जाम में आए तो आपसे छोटे नहीं और वो गलत भी नहीं होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास को। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी के ऑल एग्जाम को, कोई भी एग्जाम हो उसके टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे ना, टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड हिस्ट्री एंड पॉलिटी के देखेंगे जो एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे पहले हम शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बताइए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मौर्य समाज के संस्थापक कौन है। मौर्य समाज के संस्थापक कौन है। एक नज़र यहाँ पे दौड़ा लीजिएगा कि किस समय पूछा गया है। सीजीएल 2019, एमटीएस 2021 और सीएचएसएल 2023 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि मौर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो मौर्य समाज के संस्थापक कौन होंगे, तो मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य समाज के संस्थापक थे। अच्छा और बताओ, एक चीज और बताओ कि देखो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को ना यूनान के जो लोग थे, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनान के लोग सैंड्रोकोट्स कहते थे। क्या कहते थे, सैंड्रोकोट्स कहते थे। सैंड्रोकोट्स कहते थे। सैंड्रोकोट्स कहते थे ना, सैंड्रोकोट्स कहते थे। सैंड्रोकोट्स कहते थे चंद्रगुप्त मौर्य को यूनान के लोग। चलो अगला क्वेश्चन। और एक बात है ये भी याद रखना कि देखो जो मेगास्थनीज था ना, जो मेगास्थनीज था, जो यूनान का राजदूत था, वो भी वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था, मेगास्थनीज। और उसकी मेगास्थनीज की एक पुस्तिका है जिसमें उन्होंने पूरे भारत का वर्णन किया है, और उस पुस्तक का नाम है इंडिका। तो इतने बात इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। बताओ किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। सीजीएल 2016, सीपीओ 19 और एमटीएस 2022, 3 बार पूछा गया ये सभी क्वेश्चन। तो बताओ कौन सा होगा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, बताओ कौन सा होगा। तो ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा एक बात हमको ही बताओ कि जो जो सती प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया था, कि वो एक अवैध तरीका है, मतलब अवैध है। तो सती प्रथा को अवैध कब कब घोषित किया गया था, तो वो घोषित किया गया 1829 में ना। 1829 में सती प्रथा को अवैध को घोषित किया गया था। और सती प्रथा के अंत में ना एक और मतलब भारतीय जो थे उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, और वो थे राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय जी की बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण भूमिका थी सती प्रथा को अंत करने में। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, उन्होंने 1883 के एक चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल भी बने थे। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना कि भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे, और किससे बने थे, तो चार्टर एक्ट की सहायता से वो बने थे। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बताइए कौन सा होगा, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। सीएचएसएल 17, सीपीओ और सीपीओ का क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर कौन सा होगा। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध 1757 में, ऑप्शन ए सही है। अच्छी बताओ कि प्लासी का युद्ध जो है ना किसके किसके बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो प्लासी का जो युद्ध वो 23 जून 1757 को एक बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था सिराजू छौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। समझ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक रॉबर्ट क्लाइवा के बीच यह लड़ा गया था। और देखो प्लासी को 1757 में, और एक और पूछा था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बताओ बक्सर का युद्ध
तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था ना, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय कौन थे? बताओ कौन सा होगा? भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कौन सा होगा? लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग ना, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल विशाल स्नान सागर ना, विशाल स्नान सागर के लिए प्रसिद्ध है? बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा वो स्थल है जो विशाल स्नान सागर के लिए प्रसिद्ध है? तो और कौन हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो ना, कौन? मोहनजोदड़ो। और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो कितना बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीजीएल में पूछा गया ना, सीजीएल में पूछा गया, मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, बताओ। तो इसका क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन CHSL 19, CGL 21 और MTS 22 का क्वेश्चन है। बताओ कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा होगा? तो WC बनर्जी ने, WC बनर्जी। अच्छा, इनका पूरा नाम क्या है बता सकते हो? WC बनर्जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका जो पूरा नाम था ना वो क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था ना, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INS की स्थापना हुई थी। अच्छा, किसने की थी उनकी स्थापना? तो एओ हयूम ने ना, एओ एओ हयूम ने स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 8 दिसंबर 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च का नेतृत्व किया था? बताओ महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च का नेतृत्व किया था? तो किस वर्ष नेतृत्व किया था? तो 1930 में नेतृत्व किया था दांडी मार्च का ना, 1930 में उन्होंने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। और ये अच्छा, दांडी मार्च कितने दिन तक चला था? तो ये कुल 24 दिन तक चला था ना, दांडी मार्च कुल 24 दिन तक चला था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, यानी कुल 24 दिन तक चली थी। और दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती आश्रम से दांडी तक क्या की थी? 224 मील 224 सॉरी 240 मील पैदल चल के की थी ना। देखो फैक्ट सब याद रखना कि देखो पहला फैक्ट क्या था कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का नेतृत्व कब किया? तो 1930 में, तो 1930 में किया था। कितने दिन चली थी? तो कुल 24 दिन चली थी। कब शुरू किया? तो 12 मार्च 1930 को। कब खत्म हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को। शुरू कहाँ से किया था इन्होंने? तो अपने गुजरात के एक आश्रम साबरमती से शुरू किया था। और कहाँ खत्म किए थे? तो गुजरात के दांडी में क्या किए थे? खत्म किए थे। कितनी दूरी कुल चले थे? तो 240 मील तय किए थे ना, 240 मील दूरी तय किए थे गांधी जी। अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? बताओ राजा हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? तो कौन थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी? कौन थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी? कौन थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताओ कौन सा होगा? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? तो बाणभट्ट थे ना, ऑप्शन ए सही है। बाणभट्ट जो थे वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, अच्छा इससे रिलेटेड एक बात ध्यान रखना, बाणभट्ट जी से संबंधित बात याद रखना कि देखो बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र और दुनिया का पहला उपन्यास माना जाने वाला कादम्बरी लिखा है। समझ गए? जो बाणभट्ट जी है ना, बाणभट्ट जी, इस पे लिखना नहीं बनता, बट बोल दे रहे हैं तो याद रखना कि बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र और दुनिया का पहला उपन्यास माना जाने वाला कादम्बरी लिखा था। समझ गए? हर्षवर्धन के ही शासनकाल में ना चीनी यात्री ह्वेन-सांग भारत आया था। हर्षवर्धन के ही शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन-सांग भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? बताओ रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में। बच्चे को पता है। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि CGL 2019, CPO 20 और MTS 22 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो SSC ने अपने इतिहास में 3 बार पूछा है।
रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन बी होगा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अच्छा, रॉलेट एक्ट में कहा था ना कि इसमें न अपील होता था, बिना वकील, बिना अपील और बिना किसी दलील के ही किसी भी राह चलते इंसान को गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसे काला कानून भी कहा जाता है ना, इसे काला कानून भी कहा जाता है। और इसी के विरोध में ना, रॉलेट एक्ट के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए, जिस पर जनरल ओडायर ने वहां पर गोलियां बरसा दी, और जिसे जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि बताओ, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? बताओ, तो किस शासक ने करवाया था? किस शासक ने करवाया था? तो राजा राजा राज प्रथम ने ना, राजा राज प्रथम ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, राजा राज प्रथम ने। अच्छा बताओ, ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो तंजावुर मंदिर है ना, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिल तमिलनाडु में ये मंदिर स्थित है, तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। और ये जो मंदिर है ना, पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है, इसीलिए इसे राजराजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है। और यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, अब देखो, अब होता है यहाँ से शुरू किसका? पॉलिटी का ना, पॉलिटी का यहाँ से शुरू होता है। बता, पॉलिटी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? और यह क्वेश्चन एसएससी ने अपने एग्जाम में 3 बार पूछा है। सीजीएल 18, एमटीएस 21 और सीएचएसएल 2023 एसएससी के इतिहास का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा इसका? कौन सा आंसर होगा बताओ इसका? तो किस अनुच्छेद में इसको इससे संबंधित है? अनुच्छेद कौन सा होगा? तो अनुच्छेद जो 17 होगा, अनुच्छेद जो 17 होगा उससे संबंधित है ये ना। अनुच्छेद 17 से क्या है? संबंधित है। अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 क्या है? तो ये एक एब्सोल्यूट राइट है ना, एब्सोल्यूट राइट है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। अच्छा, अनुच्छेद 14 क्या कहता था? ये तो बता दिए, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 कहता है ना कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून जो है ना वो सबके लिए समान होना चाहिए, नहीं गरीब देखे ना अमीर देखे, कानून जो हो सबके लिए समान होना चाहिए, ये कहता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, यानी किसी भी इंसान को बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, वो अपनी पूरी बात रख सके, ये अनुच्छेद 19 कहता है। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वो अपने हिसाब से क्या कर सके, उसके घर वाले जो है उसके हिसाब से उसका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इस अनुच्छेद 21 में किया गया वर्णन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसएससी ने अपने इतिहास में बहुत बार ज्यादा पूछे थे, सिर्फ 3 बार लिखा है ना। एसएससी ने ये क्वेश्चन दसनों बार से ज्यादा रिपीट किया गया है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। और इसका सही जवाब जो होगा, बताइए कौन सा सही जवाब होगा? तो सही जवाब होगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, ये बताइए कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे ना, कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, कुल 7 सदस्य थे। और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि हमारे संविधान को किस वर्ष एडॉप्ट किया गया था? किस दिन एडॉप्ट किया गया था? किस दिन बन के तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर पूर्ण तरीके से तैयार हो गया था। और लागू किस वर्ष हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह क्या हुआ था? लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के जनक किसे कहा जाता है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संशोधन में शामिल किया गया था? सीजीएल 16, सीएचएसएल 20 और सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा संशोधन होगा? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, उसे 42वां संशोधन के तहत हमारे संविधान में शामिल किया गया था। और ये 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में ना, 1976 में यह 42वां संशोधन हुआ था। और यह जो 42वां संशोधन हुआ था ना, एक समिति थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के मतलब सिफारिश पर ही इसे जोड़ा गया था।
और ये जो है ना मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, यह यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस से लिया गया ना, सोवियत संघ रूस से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 14वां, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी अपने एग्जाम में बार बार पूछता है। एसएससी एमटीएस 2018, सीएचएसएल 21 और सीजीएल 2022 का एसएससी के इतिहास का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एक ये भी है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताओ, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप मिनिमम 35 वर्ष के तो होने ही चाहिए, मिनिमम 35 वर्ष के होने ही चाहिए। और यह जो मिनिमम आयु है यह सिर्फ राष्ट्रपति के लिए नहीं है। आप राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए या फिर राज्यपाल, ये तीनों के लिए है मिनिमम आयु की है। समझ गए? और देखो, अगर आप लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं या फिर विधानसभा सदस्य एमएलए बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। किसके लिए 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए? आप एमपी बनना चाहते हैं या फिर एमएलए बनना चाहते हैं, उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको मताधिकार देने का हक कब प्राप्त होता है? जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको एसएससी विद पवन चैनल पर ही मिलेगा। अगर आप जैसे तो एमपी हो गया आपका लोकसभा, अगर आपको राज्यसभा में जाना है या फिर विधान परिषद एमएलसी बनना है तो उसके लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए ना। एमएलसी के लिए 30 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए। किसके लिए? एमएलसी के लिए आपको 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजीएल 17, सीपीओ 19 और एमटीएस का क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया था, किस संशोधन से? तो संशोधन कौन सा होगा? तो 44वां संशोधन होगा, 44वां संशोधन होगा। और यह संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था ना, 1978 में हुआ था यह संशोधन, 1978 में यह संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार, उस समय किसकी सरकार थी? तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। और देसाई की सरकार ने इसे संविधान हटाकर संविधान के 12वें अनुच्छेद में क्या किया था? बना दिया था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? मोस्ट वीवीआई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी का मन पसंदीदा क्वेश्चन है, जो इसने 3 बार पूछा गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय माना है? तो अनुच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 32। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा कर रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। तो बताओ कौन सा होगा? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को ही। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अच्छा, अनुच्छेद 32 कहता क्या है कि देखो, मान लो कि यदि किसी नागरिक का मौलिक अधिकार जो है, अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर मतलब केस फाइल कर सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का विचार किस देश से लिया गया है? बताओ किस देश से लिया गया है? सीजीएल 19, एमटीएस 20 और सीएचएसएल 22 का क्वेश्चन है कि किस देश से लिया गया है? बताओ डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? बताओ किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है ना, आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, और बताओ कि डीपीएसपी मतलब संविधान के किस भाग में है? तो भाग चौथा में है ना। भाग किस में है? डीपी जो एसपी है, डीपी जो एसपी है वो भारत के किस मतलब किस भाग में संविधान के? तो संविधान के चौथे भाग में है, चौथे भाग में है। और किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 36 से 51 में है ना, आर्टिकल 36 से 51 में है डीपीएसपी, चौथे भाग में है और आर्टिकल 36 से 51 में है। अच्छा बताओ कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है ना। और प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? बताओ भारत के मुख्य न्यायाधीश की युक्ति कौन करता है? सीपीओ 2019, सीएचएसएल 21 और एमटीएस 2022 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ कि
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति? तो राष्ट्रपति करता है ना, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये संविधान के 124वें आर्टिकल किस नंबर में है या इसकी बात की गई है? तो आर्टिकल 124 में इसकी बात की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। अगला क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले किस भारतीय राज्य में लागू की गई थी? पंचायती जो राज्य व्यवस्था है उसकी पहल किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी? और ये देखो, सीजीएल 2026, सीजीएल 2016, सीएचएसएल 1929, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ कौन सा होगा? तो राजस्थान में ना, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की गई थी, लागू की गई थी। और यह किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को ना, 1959 को यह पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू की गई थी। और उस समय किसकी सरकार थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। अगला और आखिरी क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, 3 बार पूछा गया है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल रूप से कितने हैं? 8 है ना। मूल रूप से कितने हैं? मूल रूप से 8 अनुसूचियां हैं अभी हमारे संविधान में। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब देखो, मूल रूप से कहे के मतलब ना, मूल रूप से कहने का जो मतलब होता है, मूल रूप से देखो कहने का मतलब होता है ना कि जब हमारा संविधान बना था उस समय कितनी थी? तो उस समय 8 थी। लेकिन अगर यही बात करें कि अब करंट में कितनी है, वर्तमान में हमारे संविधान में यानी करंट में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताओ कितने होंगे? कोई बता सकता है बच्चा कि कितनी होंगी? तो कितनी है? तो कुल 12 अनुसूचियां है ना, कुल 12 अनुसूचियां हैं करंट में हमारे संविधान में। तो चलिए, उम्मीद कर ये थे आपके 20 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, अब यहाँ पे देख लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? कि देखो, हम यहाँ पर आपको पता है कि हम हर वीडियो के लास्ट में आपको डेली पीवाईक्यू देते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, ये थे इतिहास और राजनीति विज्ञान के टॉप 20 ब्रह्मास्त्र प्रश्न जो एसएससी बार बार अपने शिफ्टों में पूछता है। मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये कड़क फैक्ट्स जानने के बाद अब एग्जाम में आपका एक नंबर भी गलत होने वाला नहीं है। अब आपकी बारी है। इन 20 में से आपने कितना स्कोर रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ईमानदारी से जरूर बताना। और जो ये क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिए हैं, 5 क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बार बार एसएससी द्वारा पूछा जाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, आप यहाँ से देख भी सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो आज की पूरी क्लास की फाइनल पीडीएफ है जो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी विथ पवन। टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी विथ पवन। वहाँ पे आपको हमारे आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी दिया गया है। अभी जाकर ज्वाइन कर लो ताकि बाद में फटाफट रिवीजन कर सको। अगर आज की क्लास आपको सच में कुछ नया सीखने को मिला हो और मज़ा आया हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अपने इस चैनल एसएससी विथ पवन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही धमाकेदार क्लासेस इस चैनल पर लगातार आती रहेंगी जो आपके रिविजन को मजबूत करेंगी। क्योंकि एसएससी में सिलेक्शन आपका सिलेक्शन रिवीजन से ही होगा। आप कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया है, तो आपकी एसएससी में सिलेक्शन हो तो आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से ही होगा। और रिवीजन के लिए हमारा चैनल 100% परफेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगली एक और बवाल क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।